हेलो प्यारे बच्चों, 10th क्लास के मेरे शूरवीरों, कैसे हो सब। आज 8 जुलाई 2021 है और हमें आज एक नई वर्कशीट करनी है। पिछला जो हमारा टॉपिक था उसी के कंटिन्यूएशन में है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। और वर्कशीट में आज हमें करना क्या है, हमें इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं, ये हमें करनी है। और यहाँ पर हमें आज भारत के संविधान की 6 मुख्य विशेषताओं को पढ़ना है। जो 6 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, हमें उनको पढ़ना है। तो फर्स्ट फीचर हमें यहाँ पर दिया गया है, पहले हम इंग्लिश में बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट्स एंड सेक्युलरिज्म। ये हो गए भी 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 मेन फीचर्स हैं जिनको आज हमने पढ़ना है। और हिंदी में हम बात करते हैं इनकी, तो ये हो गए हैं संघवाद, संसदीय शासन प्रणाली, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, शक्तियों का बंटवारा, मौलिक अधिकार और धर्मनिरपेक्षता। ये भी भाई 1 से लेकर 6 तक हमारे फीचर्स हो गए हैं। अब हमने हर फीचर को समझना है और हर फीचर को हमने पहचानना है। देखो, फीचर को समझना भी है, अंडरस्टैंड भी करना है और उसको पहचानना भी है कि हमारे आसपास हम इस फीचर को कैसे देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला फीचर है फेडरलिज्म यानी संघवाद। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, हमें यहाँ पर लिख कर दिया हुआ है। फेडरलिज्म का मतलब है ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 और मोर लेवल्स और 2 और मोर टीयर्स। यानी संघवाद शासन की ऐसी प्रणाली है जहाँ शासन 2 या 2 से अधिक स्तरों में बटा हो। देखो, ये फेडरलिज्म की तुम्हें डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है, व्हाट इज़ फेडरलिज्म। अब यहाँ पर हमारा ना एक क्वेश्चन भी बन जाता है भाई। अगर क्वेश्चन है व्हाट इज़ फेडरलिज्म, तो हमें यहाँ पर क्लियर कट एक लाइन का आंसर दिया हुआ है कि फेडरलिज्म क्या होता है। जिस देश में 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं ना, उस वहाँ पर शासन प्रणाली को संघवाद कहते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं। भारत में कितने स्तर की सरकारें हैं? तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड आउट वेदर फेडरलिज्म इज़ देयर इन इंडिया। देखो, वहीं पे लिखा है नीले बॉक्स के नीचे, पता लगाइए क्या भारत में संघवाद है। अपने पक्ष के तर्क में, अपने पक्ष के सपोर्ट में उत्तर दीजिए। यानी अगर हम कहेंगे हाँ भारत में संघवाद है तो भी हमें बताना है क्यों है, अगर हम कहेंगे भारत में संघवाद नहीं है तो भी बताना है क्यों नहीं है। तो यहाँ पर ना बेटा, हमें बात को कहना ही नहीं है, बात को लॉजिकली समझना है और उसको लॉजिकली बताना है। सोशल साइंस जब हम पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान जब हम पढ़ते हैं, तो हमें बातों पे और तर्कों पे काम करना होता है और अपनी बात को बड़े पोलाइटली बताना भी होता है कि हम ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा ही है। तो चलो, अब तुम्हें संघवाद के बारे में बता देता हूँ। देखो, भारत में संघवाद है और भारत में कितने तरह की सरकारें हैं, सरकार के कितने स्तर हैं। तो भारत में सरकार के 3 स्तर हैं। देखो भाई, पहला जो गवर्नमेंट का लेवल है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब होता है केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार। अब उसके बाद भारत में सेकंड गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट, यानी राज्य सरकार। और भारत में तो तीसरा भी लेवल है, दैट इज़ कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम हिंदी में कहेंगे स्थानीय सरकार। अब ये देखो भाई, भारत में शासन की जो स्तर हैं वो 3 स्तर हैं। पहला हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा हो गया स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा हो गया लोकल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी है? जो भारत की सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिसके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, वो हो गई हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो पूरे भारत की सरकार है। फिर हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो गई, दिल्ली की सरकार अलग है, राजस्थान की सरकार अलग है, हरियाणा की सरकार अलग है, बंगाल की सरकार अलग है। अब ये सरकारें क्या करती हैं? दिल्ली की सरकार केवल दिल्ली की सीमाओं के अंदर अपना शासन चलाएगी, वो दिल्ली की सीमा के बाहर नहीं जाएगी। तो राजस्थान की सरकार राजस्थान की सीमाओं के अंदर चलाएगी अपना शासन, वहीं के लोगों के वेलफेयर के लिए वो नीतियाँ बनाएगी।
लेकिन जो भारत सरकार होगी, केंद्र सरकार होगी, वो पूरे भारत के लिए नियम बनाएगी, पूरे भारत के लोगों का कल्याण करेगी। तो सबसे ऊपर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश के लिए है, फिर स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट हर राज्य के लिए अलग है भाई। इंडिया में कितनी स्टेट गवर्नमेंट है? 28 स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। 28 स्टेट्स हैं तो हर सरकार राज्य की अपनी एक सरकार है। फिर आ जाती है हमारी स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार गांव में पंचायत को बोलते हैं, और दिल्ली में एमसीडी का नाम सुना है तुमने? एनडीएमसी, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, एमसीडी और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, ये बात दिल्ली में लोकल गवर्नमेंट। दिल्ली में 5 तरह की स्थानीय सरकार है, 5 अलग अलग जगहों की। तुम जहाँ पर रहते हो वो उत्तरी दिल्ली नगर निगम है, कोई दक्षिणी दिल्ली नगर निगम होता है, एक पूर्वी दिल्ली नगर निगम होता है, एक नई दिल्ली नगर पालिका है, और एक दिल्ली राज्य दिल्ली छावनी बोर्ड है। तो भारत में संघवाद है। क्वेश्चन पूछा गया हमसे, वेदर देयर इज़ फेडरलिज्म इन इंडिया, तो आंसर इज़ क्लियर कट यस, देयर इज़ फेडरलिज्म इन इंडिया। और हमें अपने आर्ग्यूमेंट के फेवर में कुछ बोलना है तो हम यही बोलेंगे, भारत में 3 स्तर की सरकारें हैं। देयर आर 3 tiers ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। अगली बात हमें यहाँ दी गई है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो भाई, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें दिया गया। अब ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पार्लियामेंट इज सुप्रीम। एक ऐसी सरकार जिसमें पार्लियामेंट सबसे ऊपर हो, ना कोई प्रधानमंत्री बड़ा, ना कोई राष्ट्रपति बड़ा, कुछ बड़ा नहीं, पार्लियामेंट सबसे ऊपर। तो भारत में पार्लियामेंट सुप्रीम है। पीपल इलेक्ट देयर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड दीज मेंबर्स इलेक्ट देयर हेड, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। हिंदी में बात करते हैं इसकी, तो संसदीय शासन प्रणाली का मतलब होता है शासन की ऐसी प्रणाली जहां संसद को प्रमुखता प्राप्त हो। जनता अपने सांसदों का चुनाव करती है, वह संसद अपने प्रमुख का चुनाव करते हैं। देखो, अगर भारत में तुमसे कोई प्रश्न पूछे सबसे बड़ा कौन, क्या कोई नेता सबसे बड़ा, क्या कोई राष्ट्रपति सबसे बड़ा, क्या कोई प्रधानमंत्री सबसे बड़ा, क्या कोई कोर्ट सबसे बड़ी? नहीं। भारत में सबसे बड़ा कौन? भारत में सबसे बड़ा भारत की जनता, द पीपल ऑफ इंडिया। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले शब्द लिखे हुए हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी भारत में सबसे ऊपर, सबसे सर्वोच्च, सबसे सुप्रीम भारत की जनता है। अब तुम कहोगे सर यहाँ तो लिखा है कि संसद सुप्रीम है, संसद प्रमुख है। हाँ बेटा, संसद प्रमुख। संसद है क्या? संसद में जनता के मॉनिटर्स बैठे हैं। अब भारत में 130 करोड़ लोग हैं। अब 130 करोड़ लोग कानून बनाने जाएंगे, देश को चलाने जाएंगे, तो बाकी काम कौन करेगा? तो 130 करोड़ लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव, उनके जो जस्ट लाइक मॉनिटर्स, उनकी तरफ से उनके एजेंट्स, उनको चुन के भेज देते कि जाओ आप हमारी तरफ से कानून बनाओ। तो भारत की जनता सुप्रीम है तो उनके एजेंट्स भी सुप्रीम हुए, उनको जो रिप्रेजेंट करने वाले हैं वो भी सुप्रीम हुए। तो हाँ, भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि भारत में सबसे ऊपर संसद होती है। संसद के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव भारत की जनता करती है, और जनता इसलिए सुप्रीम है कि संसद के सदस्य अगर भारत की जनता को पसंद नहीं आते ना, तो जनता बदल सकती है। 2014 में इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, 2019 में हुए, अब 2024 में होंगे। हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। तो जनता को अगर पुरानी सरकार अच्छी लगती है तो जनता उन्हें वोट देती है, और अगर पुरानी जो सरकार अच्छी नहीं लगती, पुराने पार्लियामेंटेरियन अच्छे नहीं लगते, तो जनता उनको बदल डालती है। तो जनता सुप्रीम हुई ना? हाँ, जनता सुप्रीम है और पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट इसलिए सुप्रीम है कि पार्लियामेंट को भी जनता ने ही बनाया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास होगा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में। और क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हर 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं, जनता अपने प्रतिनिधियों को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती है, और वो प्रतिनिधि ही भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। अब एक तीसरी चीज़ यहाँ पर हमें दी गई, जो थर्ड फीचर दिया गया, वह है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अब ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? हमने भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में क्लियर कट पढ़ा था कि भारत क्या है, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यहाँ पर जो सबसे पहला शब्द है वो लोकतंत्र है, यानी भारत में लोकतंत्र है, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। जैसे हमने अभी सेकंड पॉइंट में भी देखा
कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन रही है भारत में। तो जनता जब अपने प्रतिनिधियों को चुन रही है तो उसे हम लोकतंत्र कहेंगे कि भारत में रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो अपने नेताओं का चुनाव करते हैं। अब जो भारत में रहने वाले व्यक्ति अपने नेताओं का चुनाव करेंगे और ये माना जाएगा कि भारत में लोकतंत्र है, तो उस लोकतंत्र का मतलब ये होगा कि भारत में सभी लोगों को उन प्रतिनिधियों को चुनने का हक हो। अगर हम ये कहेंगे कि नहीं भारत में तो केवल अमीर लोग प्रतिनिधि चुनेंगे, प्रतिनिधि चुनना मतलब वोट डालना, वोट डाल के हम प्रतिनिधि चुनते हैं इलेक्शंस में, हम ये कहेंगे कि केवल अमीर लोगों को वोट डालने का अधिकार है, गरीबों को नहीं है, तो उसे लोकतंत्र नहीं कहेंगे। दैट इज़ नॉट कॉल्ड डेमोक्रेसी, क्योंकि वहाँ हमने भेदभाव कर दिया कि अमीर लोग तो वोट डालेंगे, गरीब नहीं डालेंगे। अगर हम ये कहेंगे भारत में केवल अमीर लोगों के साथ साथ पढ़े लिखे लोग ही वोट डालेंगे, अनपढ़ नहीं डाल सकते, या केवल पुरुष वोट डालेंगे, महिलाएं नहीं डाल सकती, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने भेदभाव कर दिया। फिर वो लोकतंत्र नहीं हुआ, फिर वो अमीर तंत्र या पढ़ा लिखा तंत्र या पुरुष तंत्र हो गया। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो वी कैंट ईच एंड एवरी पर्सन, हम एक एक व्यक्ति को गिनते हैं, लाइन में खड़े पहले व्यक्ति से लेके लाइन में खड़े आखिरी व्यक्ति तक, और हम उसे भी गिनेंगे जिसकी हिम्मत नहीं है लाइन में लगने की। यानी हम भारत में एक भी व्यक्ति को नहीं छोड़ते, हर व्यक्ति से रजामंदी पूछी जाती है और उसकी रजामंदी से ही फिर सरकार बनती है। आज भारत की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, वो भारत के सारे लोगों ने मिलकर बनाई है, जो भारत के 130 करोड़ लोग हैं। एक भी आदमी को नहीं छोड़ा हमने, क्योंकि हर किसी को हमने वोट डालने का अधिकार दिया है। तो भारत में जो भी सरकार बने, चाहे किसी भी पार्टी की बने, किसी भी व्यक्ति की बने, वो सरकार भारत के सभी लोग मिलकर बनाते हैं। अब जब हम बात करते हैं कि भारत के सभी लोग मिलकर सरकार बनाते हैं, तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। देखो भाई, इसके 3 शब्द हैं, ये तीनों शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैं डेफिनेशन पढ़ के बता देता हूँ। सच ए सिस्टम इन विच ऑल द सिटीजन्स हैव राइट टू वोट एंड चूज देयर रूलर्स आफ्टर अटेनिंग द सर्टेन मिनिमम एज। यानी भारत में जितने लोग रहते हैं, देखो ऑल द सिटीजन्स, यहाँ पर भी सिटीजन्स की बात आ रही है, ऑल द पीपल नहीं है भाई, बहुत ध्यान से समझना है। यानी जो भारत का नागरिक होना ज़रूरी है, कोई पाकिस्तान से आ गया, अमेरिका से घूमने आया है और वो वोट नहीं डाल सकता क्योंकि भारत का सिटीजन नहीं है। तो जितने भी भारत के जो सिटीजन हैं, भारत के नागरिक हैं, उनको वोट डालने का अधिकार है। और अपने यहाँ पे रूलर्स लिखा, आई थिंक इसकी जगह ना रिप्रेजेंटेटिव्स होना था, लीडर्स होना चाहिए था। तो लीडर्स को चुनने का अधिकार है, बशर्ते कि उनको एक सर्टेन मिनिमम है। जो भारत में देखो हमने वोट डालने में भेदभाव जो किया है, भेदभाव भी नहीं, एक सिस्टम बनाया है कि 18 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उसको इतनी समझ आती है कि उसको कोई बहका के, डरा के या कोई लालच दे के वोट ना दे। तो कोई व्यक्ति 18 साल से कम है तो उसे हम वोट डालने का अधिकार नहीं देते, लेकिन जैसे ही वो 18 साल से ऊपर हो जाता है, अमीर हो, गरीब हो, पुरुष हो, महिला हो, सबको वोट डालने का अधिकार मिलता है। एंड दैट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, हिंदी में सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब यूनिवर्सल, सबको। वयस्क, वयस्क यानी 18 प्लस। देखो वयस्क का मतलब होता है 18 एंड 18 प्लस, 18 एंड 18 प्लस। जो 18 का हो गया, 18 से ज़्यादा, सबको वोट डालने का अधिकार है और सब लोग वोट डाल के अपनी सरकार को चुन सकते हैं। वयस्क मताधिकार है और सार्वभौमिक है। अब यहाँ पे भी हमसे प्रश्न पूछा गया, भाई प्रश्न वही है कि फाइंड आउट वेदर देयर इज़ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया, इफ़ यस व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया। पता लगाइए कि क्या भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। यदि हाँ, तो भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है। तो आंसर इसका डेफिनेटली कॉन्फिडेंस के साथ ये देना कि हाँ, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। देयर इज़ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया, और उसकी क्वालिफाइंग एज क्या है, उसकी आयु है 18 वर्ष। ठीक, समझ गए। एक बात बीच में तुम्हें मैं याद दिला देता हूँ कि सभी बच्चों को, हो सकता है किसी को एक बार में अच्छे से समझ आ जाए, किसी को 2 बार समझ आ जाए, कम से कम 2 से 3 बार तो वीडियो को देखना है। और जिन बच्चों को थोड़ा सा आगे पीछे समझ आ रहा है, जिनको थोड़ा सा कम समझ आ रहा है, वो इस वीडियो को ज़्यादा बार भी देख सकते हो। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि सभी के पास मेरा नंबर है, थोड़ा सा भी कहीं पे डाउट हो या कोई भी हेल्प चाहिए तो फ़ौरन मुझे तुम कॉल कर लो, मैं तुम्हें हेल्प कर दूंगा, तुम्हारा डाउट दूर कर दूँगा। अब देखो भाई, नेक्स्ट इसमें थिंग आती है सेपरेशन ऑफ पावर। हिंदी में दी है
शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। अब शक्तियों का बंटवारा क्या होता है भाई? सेपरेशन ऑफ पावर। अभी हमने बात की थी कि भारत में फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म है यानी हमने भारत में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार बना रखी है। केंद्रीय सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, स्थानीय सरकार भी है। जब हमने 3 तरह की सरकारें बना दी हैं, या फिर मुख्य रूप से हम कहें, हम केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार की बात करते हैं। हमने जब ये सरकारें बना दी हैं, अब सरकारों को काम करना होता है, सरकारों को टैक्स लेना होता है, सरकारों को सड़क बनवानी होती है, सरकारों को हॉस्पिटल बनवाने होते हैं, देश को चलाना होता है, लोगों का वेलफेयर करना होता है। तो अब ये जो वेलफेयर करना है, सरकार बनानी है, जो कुछ करना है, तो इसमें जब हम काम को बांटेंगे तो ही तो काम अच्छे से होगा, वरना तो क्या होगा? लड़ाई। सरकारों में कन्फ्यूज़न पैदा हो जाएगा कि कौन सा काम केंद्रीय सरकार का है, कौन सा काम स्टेट गवर्नमेंट का है, कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट का है। उसको दूर करने के लिए हमने भारत के संविधान में हमने एक शेड्यूल बनाया, शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 में हमने 3 लिस्टें बना दी हैं। 7वीं जो अनुसूची है, शेड्यूल 7 में हमने 3 लिस्टें बनाई हैं भाई, 3 अनुसूची बनाई है। अब ये लिस्टें करती क्या हैं? देखो, हमने पहली लिस्ट बनाई है भारत के संविधान में, जिसको हम कहते हैं, पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट, जिसको हम कहते हैं संघ सूची। दूसरी लिस्ट का नाम है हमारे पास राज्य सूची, यानी हमारे पास इसमें स्टेट लिस्ट है। और हमारे पास तीसरी है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची यानी इसको हम कहते हैं इंग्लिश में कंकरेंट लिस्ट। अब ये 3 सूचियाँ क्या हैं? यूनियन लिस्ट, केंद्रीय सूची में, संघ सूची में जो काम लिखे हैं उनको केंद्रीय सरकार करती है, जैसे आर्मी, भारतीय आर्मी होती है, रेल, भारतीय रेल होती है। राज्य सूची, इसके अंदर जो काम लिखे हैं उनको राज्य सरकार करती है, जैसे पुलिस, हर राज्य की अपनी, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस। तो पुलिस को रखना, पुलिस को चलाना राज्य का काम है, आर्मी को चलाना यूनियन का काम है, केंद्र का काम है। और तीसरी हमारी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट में हमने जो सब्जेक्ट रखे हैं, उन सब्जेक्ट्स पे दोनों सरकारें काम कर सकती हैं, किसी एक सरकार का उसमें अधिकार नहीं होता है। तो भारत में हमने शक्तियों का बंटवारा किया हुआ है। यहाँ पे हमें स्टेटमेंट में दिया गया, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच powers are clearly divided by constitution so that collision among the power centers may be stopped। यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कोई झगड़ा ना हो कि कौन सा काम किसका है। हिंदी में इसी बात को पढ़ते हैं, शासन की ऐसी प्रणाली जहां पर संविधान द्वारा शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया जाता है, जिससे सत्ता के केंद्रों के मध्य टकराव को रोका जा सके। फिर हमें क्वेश्चन पूछा, पता लगाइए क्या भारत में संविधान द्वारा शक्तियों का बंटवारा किया गया है? तो इसका आंसर बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ देना है कि हाँ, भारत के संविधान ने शक्तियों का बंटवारा किया है। यस, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स प्रोविजन फॉर सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 लिस्टें बनाकर इन शक्तियों का बंटवारा किया गया। हमारा फिर 5th पॉइंट आता फंडामेंटल राइट्स। अब देखो फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्या दिया गया हमें। एवरी कंट्री प्रोवाइड सम राइट्स टू देयर सिटीजन सो दैट दे कैन लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी, दीज आर नोन एज फंडामेंटल राइट। प्रत्येक देश का संविधान अपने नागरिकों को सम्मान से व गरिमामयी जीवन जीने के लिए कुछ अधिकार प्रदान करता है, जिन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। अब देखो, मौलिक अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक आत्मा तुम कह लो, या फिर हमारे नागरिकों को अधिकार देता है, बहुत मौलिक अधिकार होते हैं। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स से भी ऊपर होते हैं, लीगल राइट्स से भी ऊपर होते हैं, सबसे सुप्रीम होते हैं फंडामेंटल राइट्स, यानी हमारे जीवन के बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़े हैं, हमें गरिमा देते हैं, हमें जीने का अधिकार देते हैं। सबको पता है हमारे देश में 6 फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हुए हैं,
और वो फंडामेंटल राइट्स तुम सब लोगों ने हर क्लास में पढ़े हैं। अब फंडामेंटल राइट्स हमारे आर्टिकल 3 में फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 4 शेड्यूल जो हमारे पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 34 तक फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, यानी अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 34 तक हमें फंडामेंटल राइट भाग 3 संविधान का जो हमारा भाग 3 है उसमें दिए गए हैं। अब फंडामेंटल राइट में जैसे तुम्हें पता है 6 के 6 फंडामेंटल, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इस तरह करके 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। और ये फंडामेंटल राइट्स हमसे कोई नहीं छीन सकता है। अगर हमसे कोई फंडामेंटल राइट छीनता है या हमारे फंडामेंटल राइट का मौलिक अधिकार का हनन होता है, हम सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं बेटा, हमें कोई रोकने वाला नहीं। हमारा कोई किसी से लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो तो हम स्थानीय कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। बट अगर हमारे फंडामेंटल राइट को कोई छीनता है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट को लेने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट हमें हमारा फंडामेंटल राइट, हमारा मौलिक अधिकार दिलाएगा। इस पर भी हमें क्वेश्चन दिया गया, फाइंड आउट वेदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फंडामेंटल राइट्स टू इट्स सिटीजन। यस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फंडामेंटल राइट्स टू इट्स सिटीजन्स। और इसमें हमें क्या दिया गया, व्हाट आर दीज फंडामेंटल राइट्स, देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स, और वो 6 के 6 मौलिक अधिकार तुम इसमें लिख सकते हो। पता लगाइए क्या भारत में संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। यस, बिल्कुल प्रदान करता है। ये मौलिक अधिकार कौन से हैं? ये 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 के 6 मौलिक अधिकार तुमने इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्युलरिज्म। देखो, सेक्युलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 के अमेंडमेंट में इंसर्ट किया गया था। सेक्युलरिज्म हमें बताता है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द स्टेट हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, स्टेट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट विद इट्स citizens on the basis of religion and citizens have complete freedom to follow any religion। तुम्हें मैं हिंदी में भी बता देता हूँ, देन हम उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे कि शासन की ऐसी प्रणाली जहाँ राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, राज्य अपने नागरिकों के मध्य धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता, उसके सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी होती है। अब देखो भाई, सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि भारत एक स्टेट है ना, इसका कोई अपना धर्म नहीं है। इसको तुम ऐसे ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, पाकिस्तान एक देश बना, भारत के साथ ही आज़ाद हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने इस्लाम को अपने राष्ट्रीय धर्म के रूप में अपनाया कि इस्लाम पाकिस्तान का राष्ट्रीय धर्म होगा। ऐसे ही संसार में बहुत सारे देश हैं जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपने राष्ट्रीय धर्म के रूप में अपनाया। कुछ देशों ने बौद्ध धर्म को अपने राष्ट्रीय धर्म के रूप में अपनाया हुआ है। ऐसे करके अलग अलग देशों ने अपने देश का धर्म घोषित किया हुआ है, और उन देशों की सरकारें जो फैसले लेती है, जो सुविधाएं देती है, वो धर्म के आधार पर अपने फैसले लेती है। कुछ फ़र्क करती है उस धर्म को मानने वालों में और उस धर्म को ना मानने वालों में। ठीक, आगे जाके जब हम चैप्टर पढ़ेंगे श्रीलंका का, जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तो तुम्हें वो अच्छे से क्लियर कट समझ आएगा। तो भारत को जब हमने आज़ाद कराया, भारत तो 3 हिस्से हुए, देखो, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत। बांग्लादेश बाद में अलग हुआ पाकिस्तान से, तो बांग्लादेश का भी आधिकारिक धर्म इस्लाम है, ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम है। लेकिन भारत में हमने भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं रखा, कोई देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडिया। हमने भारत को सेक्युलर कंट्री बनाया, यानी भारत की सरकार किसी भी धर्म को नहीं मानेगी, सरकार किसी भी धर्म के प्रति झुकाव नहीं दिखाएगी कि किसी धर्म को फेवर नहीं करेगी, किसी धर्म का विरोध नहीं करेगी। सरकार अपने आप को धर्म से अलग रखेगी, किसी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी कि आप अपने धर्म के अंदर ऐसे सिस्टम को चलाइए कि सरकार किसी धर्म के लोगों के लिए नियम नहीं बनाएगी। एक बात तो ये होगी कि सरकार अपने आप को धर्म से अलग रखेगी। दूसरी बात ये होगी कि लोग अपने धर्म को कैसे मानें, अपने त्यौहार कैसे मनाएं, कब मनाएं, अपने धर्म की प्रैक्टिसेस क्या करें, सरकार उसमें भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो इसके 2 एस्पेक्ट होते हैं कि सरकार अपना कोई धर्म नहीं मानेगी, ना तो धर्म में सरकार घुसेगी और ना सरकार में धर्म घुसेगा। यानी गवर्नमेंट और रिलीजन ये दोनों सेपरेट रहेंगे, और सरकार धर्म के आधार पर ना तो किसी को फेवर करेगी और ना किसी का विरोध करेगी। तो बहुत अच्छा फीचर ये है। और इसमें हमें क्वेश्चन भी दिया गया, फाइंड आउट वेदर सेक्युलरिज्म इज़ फॉलोड इन इंडिया। पता लगाइए क्या भारत में धर्मनिरपेक्षता का पालन किया जाता है। तो हाँ, भारत में धर्मनिरपेक्षता का पालन
किया जाता है। सेक्युलरिज्म इज फेवर्ड फॉलोड इन इंडिया। ठीक, गिव आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ योर आंसर। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो तर्क तुम दे सकते हो कि सरकार भारत में किसी भी धर्म को के साथ भेदभाव नहीं करती, किसी भी धर्म को विशेष सुविधाएं नहीं देती। सरकार भारत में अपने आप को धर्म से अलग रखती है और सरकार किसी भी धर्म के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करती। द गवर्नमेंट इन इंडिया डू नॉट इंटरफेयर into the basic practice or religion practice of any religion. People can follow any religion as per their choice. ठीक, तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया। किसी को कोई डाउट बचता है तो बेटा मुझे तुम फ़ौरन से कॉल कर सकते हो, मुझे तुम हेल्प मांग सकते हो और तुम्हें मैं इसका जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर दूँगा। अब तुम्हें जो वर्कशीट ये करनी है, वर्कशीट नंबर 2 है। इस वर्कशीट को तुम्हें रजिस्टर में करना है, A4 साइज़ का रजिस्टर, जिसमें तुम एक एक पेज पे एक एक वर्कशीट करते जाओगे और ऊपर तुम्हें बेसिक इन्फॉर्मेशन सभी बच्चों को देनी है। ये देखो, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है ताकि तुम उसमें वर्कशीट का नंबर, वर्कशीट की डेट, क्लास, अपना नाम और फिर उसकी एक सुंदर सी फ़ोटो खींच के, साफ साफ हैंड राइटिंग में काम किया और सुंदर फ़ोटो खींचिए तो मुझे सेंड कर देना। और एक तो तुम्हारा वर्कशीट का रजिस्टर हो जाएगा। एक सेपरेट रजिस्टर सभी बच्चों ने A4 साइज़ का और लगाना है। और आज हमने उसमें ये 6 प्रश्न करने हैं। ठीक, 7 प्रश्न तुम लोग कर लेना। देखो, प्रश्न नंबर 1 तो तुम ऐसे कर लेना, भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताओ। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर तुम्हारा हो जाएगा, इसके आंसर में तुम ये 6 पॉइंट लिख देना, बस, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। जब तुम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्वेश्चन बनाओगे तो ये 6 पॉइंट तुम्हारे हो जाएंगे। अब उसके बाद एक क्वेश्चन ये हो गया, 6 क्वेश्चन तुम्हारे नीचे से बनेंगे। ये जो हमें कीवर्ड्स दिए हुए ना, देखो, ये फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट, सेकुलरिज्म, और ऐसे यहाँ पर भी ये हमें 6 वर्ड्स दिए हुए हैं। तो इंग्लिश वाले बच्चे क्या करेंगे, व्हाट इज़, जब हम फेडरलिज्म, व्हाट इज़ फेडरलिज्म, देखो तुम्हें मैं एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, ध्यान से देखो। ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो इंग्लिश मीडियम में काम कर रहे हैं। फेडरलिज्म लिखा है, ये फेडरलिज्म लिखा है, वो क्वेश्चन बना लें कि व्हाट इज़ फेडरलिज्म, और आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 और मोर लेवल्स। ये इसका आंसर हो गया, आधी लाइन का आंसर है और चौथाई लाइन का तुम्हारा क्वेश्चन है। और हिंदी वाले बच्चे कैसे करेंगे, हिंदी वाले बच्चे इसी को ऐसे कर लेंगे कि संघवाद क्या होता है, संघवाद क्या होता है, और उसका आंसर आ जाएगा, संघ शासन की ऐसी प्रणाली जहाँ 2 या 2 से अधिक स्तर पर सरकारें होती हैं। ऐसे अगला क्वेश्चन, संसदीय कार्यप्रणाली क्या होती है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा क्या होता है, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, और उसके बाद हर लाइन के आगे उसका आंसर लिखा है। इंग्लिश वाले बच्चे ऐसे ही, व्हाट इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, व्हाट इज़ सेपरेशन ऑफ पावर, व्हाट इज़ फंडामेंटल राइट्स, व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म, ऐसे करके तुम्हारे 7 क्वेश्चन हो जाएंगे। तुम वर्कशीट की फ़ोटो खींच के मुझे भेज दोगे और ये सातों के 7 प्रश्न अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे। जैसे ही नॉर्मलाइज सिचुएशन होगी, तुम्हारे मार्क्स लगाने के लिए रजिस्टर, तुम्हारे दोनों रजिस्टर मंगाए जाएंगे, तुम्हें बुलाया जाएगा, तो वहाँ पर तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे से लग जाएंगे। ये बात भी तुम्हें खबर मिल गई होगी कि इस बार CBSE 2 हिस्सों में पेपर लेने जा रहा है। तो आधे चैप्टर्स हमें पहले पढ़ने हैं जिनके हमारे एग्ज़ाम नवंबर के आसपास होंगे, और आधे चैप्टर हम लोग बाद में पढ़ेंगे जिसके एग्ज़ाम बाद में होंगे। तो अभी से हमें अपना काम पूरा करके रखना है क्योंकि समय कम बचा है। जुलाई तो अब ये ख़त्म ही हो जाएगा, शुरू हुआ और ख़त्म हुआ एक बराबर मान लो। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर हमारे पास केवल 2-3 महीने हैं। तो अभी से हमें अपना काम पूरा करके रखना है। तो अपना ध्यान रखना है सभी बच्चों को, कोविड से बच के रहना है, खूब सारा पानी पीना है, अच्छे से खाना खाना है, घर में रहना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। और कोई प्रॉब्लम आए तो याद रखना कि सर को कॉल कर सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू।